नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है गुनाहों का प्रायश्चित। सेठ घनश्याम दास जी कई महीनों से बिस्तर पर थे। प्लास्टर बांधते समय डॉक्टरों ने कहा था कि 1-1.5 महीने में कूल्हे की हड्डी जुड़ जाएगी, पर अब 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया था। अपनी व्यवस्था पर आंसू बहाने के सिवाय उनके पास कोई चारा भी नहीं था। चाय देने आई बहू लक्ष्मी ने उन्हें आंसू पोंछते हुए देख लिया था। कप पकड़ाते हुए वह बोली, क्या बात है बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहो तो डॉक्टर को बुला दूं। उन्होंने चाय का कप मेज पर रखकर लक्ष्मी को अपने पास बैठाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूँ। कहकर सेठ जी फपक फपक कर रो पड़े। बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि आपने तो अपने घर की बहू बनाकर मुझे नया जीवन दान दिया है। आपका यह कर्ज तो मैं और मेरी माँ जीवन भर नहीं उतार सकते। यदि उस दिन आप मुझे उस दरिंदे से ना बचाते तो पता नहीं वह कहाँ बेच देता ले जाकर। मरते दम तक भी आपकी सेवा करूँ तो भी कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। अच्छा चलिए, अब आप सारी बातें भुलाकर गरम गरम अदरक वाली चाय पीजिए, फिर मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ। कहकर लक्ष्मी सिर पर साड़ी का पल्लू संभालती हुई रसोई घर में जाकर ब्रेड सेकने लगी। साथ ही साथ पिछली स्मृतियाँ भी उसके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चलने लगी और वह उसी में खो गई। जब भी उस दिन का दृश्य सामने आता है तो वह अंदर तक कांप जाती है। कितनी कोशिशों के बाद भी नहीं भुला पाई उस दिन गांव के मुखिया का बेटा, जो आवारा व शराबी था, जब तब धमकी देता रहता था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब पिताजी ने गांव के मुखिया से कर्जा लिया था, जिसके कारण उसने सारे खेत भी हड़प लिए थे। फिर भी कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा था। खेत ना होने से भूखमरी की नौबत आ गई थी। कोई रास्ता ना मिलने के कारण बापू ने खेत में काम करते करते कीटनाशक दवा पीकर अपनी जान लीला भी समाप्त कर ली थी। उसके बाद तो उसने जीना ही दूभर कर दिया था। 50,000 लेकर 50 साल के बूढ़े के साथ जबरदस्ती विवाह करने के लिए तंग करने लगा। यदि उस दिन चुनावी दौरे के कारण बाबूजी गांव न आए होते तो आज पता नहीं वह किस नरक में होती। उस दिन मुखिया के पांव में गिरकर मैं अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। कभी मुखिया के तो कभी उसके बिगड़ैल बेटे के पांव पकड़ रही थी। चारों ओर गांव के लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उनमें से कोई एक भी ऐसा मर्द नहीं था जो हम माँ बेटी को उनके चंगुल से बचाता। तभी किसी का हाथ कंधे पर महसूस किया तो मुड़कर देखा कि सेठ घनश्याम दास जी खड़े हैं, जिन्हें देखकर मुखिया व उसका बेटा डर गया। सेठ जी ने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और पूछा, तुम क्यों इन लोगों के पैरों में पड़ी हो? तुम अबला नहीं सबला हो, अपनी शक्ति पहचानो। तभी भीड़ में से निकलकर एक गुंडा मवाली गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला, अब कौन करेगा इससे शादी? यदि आज यह विवाह नहीं हुआ तो यह गांव के लिए अभिशाप बन जाएगी। उसी क्षण सेठ जी ने पता नहीं क्या सोचकर कह दिया, मैं बनाऊंगा इसे अपने घर की बहू। सभी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर सेठ जी मुझे अपने साथ शहर ले आए और अपने बेटे को समझा बुझाकर चुपके से मंदिर में शादी करवा दी। सेठ जी ने अपनी कही बात को सही साबित कर दिया। उनकी जय जयकार होने लगी। वे सबके आदर्श बन गए। चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी थी। चुनाव प्रचार जोरों पर था। घर में हर समय उत्सव जैसा माहौल रहने लगा। चुनाव प्रचार के लिए नए नए मुद्दे, नए नए नारे सोचे जाने लगे। सभी कार्यकर्ता अपने अपने विचार रखते, पर बाबूजी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक गरीब असहाय कन्या से विवाह को वे अपना राजनीतिक हथियार बनाना चाहते थे। तभी राजकमल जी ने अपने बाबूजी को कहा, बाबूजी, इस बार चुनाव का मुद्दा पानी, बिजली, नौकरी, भ्रष्टाचार न होकर यह नारा होना चाहिए, बिना दहेज के विवाह करो, गरीब लड़कियों को अपने घर की बहू बनाओ। हाँ हाँ, सेठ जी ने कहा, यही ठीक रहेगा और आपने तो ऐसा करके भी दिखा दिया है। एक साथ सभी कार्यकर्ता बोल उठे। सेठ घनश्याम दास जानते थे कि लक्ष्मी से बेटे का विवाह कराना ही इस बार फायदे का सौदा रहेगा। कम से कम 50% वोटों की वृद्धि तो अवश्य रहेगी। गरीब समुदाय की हमदर्दी भी उनके साथ रहेगी। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, यह सभी लोग जान गए हैं। घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जय जयकार के नारे लगा रही थी। ज्यों-ज्यों चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही थी, प्रचार प्रसार भी जोरों से चल रहा था।
चुनाव चिन्ह था जलती हुई मसाल। गरीब और असहाय लड़की को अपने घर की बहू बनाने की चर्चा अखबारों में, टीवी चैनलों पर बार बार दिखाई जा रही थी। सभी लोग सेठ जी को अपना आदर्श व गरीबों का मसीहा मान रहे थे, जिसका परिणाम उन्हें चुनावी जीत के रूप में मिला। आखिर जीत वो निश्चित ही थी। असली राजनीति तो होती ही ऐसी है जिसमें व्यक्ति सत्ता के नशे में अपने किसी भी रिश्ते को दांव पर लगा देता है। चुनावी जीत का जश्न कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन विधायक बने सेठ घनश्याम दास जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, मैं सोच रहा हूँ तुम भी कुछ दिन अपने मायके हो आओ। चुनाव की भाग दौड़ में तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। तुम जब से इस घर में आई हो अपनी माँ से मिलने भी नहीं गई। राजकमल भी काम से बाहर जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। उसकी इच्छा जाने बिना बाबूजी ने अपनी धर्मपत्नी से कहकर उसके जाने की तैयारी करवा दी। फल, मिठाइयाँ, कपड़े आदि देकर घर के नौकर व ड्राइवर के साथ गांव भेज दिया। दामाद को साथ न देखकर माँ को कुछ खटका सा हुआ, पर खुशी से दमकते बेटी के चेहरे को देखकर चुप लगा गई। 15-20 दिन तो पता ही नहीं चला कैसे सहेलियों के बीच समय निकल गया, पर धीरे धीरे सहेलियों ने भी मिलना जुलना बंद कर दिया। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे थे उसकी माँ को चिंता सताने लगी और उससे पूछे बिना ही अपने भाई से सेठ जी को फ़ोन करवा दिया। न चाहते हुए भी जवाब में उन्होंने कहा, चाहे तो लक्ष्मी और दिन रुक सकती है, अन्यथा आप किसी के साथ भी भिजवा दो। अगले ही दिन वह अपने मामा के साथ ससुराल आ गई। इस बार वापिस आने पर उसे सबका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगा। कोई भी उसके साथ प्यार से पेश नहीं आ रहा था। सास का व्यवहार सबसे ज़्यादा रूखा हो रहा था। वह उनके पांव छूने को झुकती तो वे पांव पीछे हटा लेती और दूर से ही कहती, बस बस खुश रहो। घर में नौकर चाकर होने के बाद भी उसे ही काम करना पड़ता। मन ही मन सोचती थी कि वह अपनी सेवा से सबका मन जीत लेगी, पर घर के सभी लोग तो उससे पीछा छुड़ाने की साजिश रचने में लगे हुए थे। वास्तव में वे लोग कुछ ऐसा तरीका खोज रहे थे जिससे विधायक परिवार की बदनामी भी ना हो और काम भी हो जाए, बल्कि एक हादसा लगे जिससे अपने बेटे की दोबारा शादी कर सकें। मन में तो यहाँ तक भी सोच लिया गया था कि स्मृति में एक पार्क बनाकर बहू की प्रतिमा भी लगवा देंगे। परिवार में गुपचुप यही चर्चा चलती रहती। सब बातों से अनजान होकर सारा दिन अच्छी बहू बनने के लिए काम में लगी रहती। घर में नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं थी उसकी। अपने ख्यालों में खोए हुए विधायक घनश्याम दास जी गाड़ी में बैठकर किसी आवश्यक मीटिंग में जा रहे थे। इंतज़ार कर रहे थे कि कब घर से फ़ोन आएगा लक्ष्मी से पीछा छुड़ाने की खुशखबरी का। तभी सामने तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी से स्वयं को बचाने की कोशिश में जोर से ब्रेक लगाने पर गाड़ी का टायर निकलकर दूर जा गिरा। ड्राइवर अपनी समझदारी से कूद गया और सेठ घनश्याम दास जी गाड़ी के साथ दूर तक घिसटते चले गए। जो गाड़ी अपनी बहू लक्ष्मी को मंदिर ले जाने के लिए तैयार करवाई गई थी, उसी गाड़ी में उनका ड्राइवर भूल से उन्हें बिठाकर ले गया। जब होश आया तो सेठ जी अस्पताल के बेड पर थे। गरीबों के मसीहा विधायक जी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ईश्वर की कृपा से वे बाल बाल बचे। इस तरह की खबरें हवा की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। अस्पताल में शुभचिंतकों की भीड़ लग गई। हर टीवी चैनल पर अस्पताल के दृश्य दिखाए जा रहे थे। मंदिरों में दुआएं मांगी जा रही थी। सेठ जी इस झूठे दिखावे से मन ही मन दुखी होते हुए अपने बुरे कर्मों को कोस रहे थे। उन्होंने मौत का सामना क्या किया कि उनका दिमाग ही बदल गया। धीरे धीरे सच्चाई उनके सामने आने लगी। लोगों ने आना जाना कम कर दिया और तो और परिवार वालों ने भी अब उनके पास बैठना कम कर दिया था। सब अपनी मस्ती में जी रहे थे। किसी को भी उनकी कोई चिंता नहीं थी। धर्मपत्नी को अपने सास सिंगार और किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं थी। लोगों को ठगने वाले सेठ जी अपने के द्वारा ही ठगे जा रहे थे। यही सोचकर मन को समझाते कि जैसी फसल बोई थी वैसी तो काटनी पड़ेगी ही। इस समय उन्हें सच्ची व हितैषी अपनी बहू लक्ष्मी लग रही थी, जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही थी। उसके द्वारा की गई सेवा, उनके प्रति निष्ठा ने सेठ जी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लक्ष्मी की सेवा से सेठ जी द्रवित हुए बिना नहीं रह सके। वे हर समय पश्चाताप की आग में जलते रहे। बिस्तर पर पड़े पड़े उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती रही। जीवन भर का लेखा जोखा सामने आ गया था। कहते हैं जब मनुष्य पश्चाताप की अग्नि में जलता है तो उसकी अंतरात्मा भी जाग जाती है। वही सेठ जी के साथ भी हुआ।
कुछ समय से स्वयं का अपने परिवार व लोगों के द्वारा लक्ष्मी से किया गया दुर्व्यवहार उन्हें दुखी कर रहा था। वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही। सेठ जी के माफी मांगने पर चेहरे पर मुस्कान लाकर वह उनके हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं, माफी मांगकर मुझे पाप का भागी न बनाएं। स्वयं को धिक्कारते हुए सेठ जी ने मन ही मन एक निर्णय लिया। वे जानते थे कि उनका बेटा कपूत ही तो है जो बाप के पैसों पर अयासी कर रहा है। यदि वह मन से इसे अपना ले तो यह उसमें भी सुधार अवश्य ले आएगी। उसे कोई अधिकार नहीं जो वह इसे घर से निकाले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज ही वकील को बुलाकर लक्ष्मी के नाम आधी जमीन जायदाद कर दूंगा। मेरी आंख बंद होने के बाद इसे दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इस शुभ कार्य में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। सोचते सोचते सेठ जी सुकून से गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब उठे तो उनके चेहरे पर आंतरिक खुशी का तेज था, क्योंकि अंतर्मन की ज्वाला जो शांत हो चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।